हेलो एवरीवन, बात करेंगे 4 सितंबर के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखेंगे। इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल संडे था इसलिए हमने वीकली रिवीजन की क्लास आपके लिए डाल दी है और साथ में ही आदित्य L1 के बारे में डिटेलिंग करी गई है और पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक पर ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो से आपको जो भी हेल्प मिल सकती है वो जरूर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को रन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग थॉट के लिए दूसरा लक्ष्य निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए आप कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बूढ़े हो गए हैं और आपका समय समाप्त हो रहा है धीरे धीरे और आपके पास जो बचा हुआ समय है वो कम है, तो इस बात को पीछे छोड़िए और अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, कोई एम आपने देख लिया है, तो उसको पूरा करने के लिए लग जाइए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप अपनी एबिलिटीज में सुधार करते जाएंगे, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करते जाएंगे, एबिलिटीज को पहचानते जाएंगे, तो निश्चित ही सफलता दूर नहीं होगी। तो चलिए इसी बहुत ही खूबसूरत विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए यहाँ पर बात करेंगे पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 को कहां पर आयोजित किया गया था। तो ओमान के सलालाह में आयोजित किया गया था। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत ने इसका फाइनल मैच जीत लिया है। भारत ने जो मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 है उसको जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। और साथ में ही इस जीत के साथ भारत FIH का जो मेंस हॉकी FS जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर गया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो फाइनल मैच होगा, वर्ल्ड कप होगा FIH का, वो कहां पर होगा, तो ओमान के मस्कट में होगा 2024 में। ओके, देखिए हॉकी इंडिया ने ये बोला है कि वो प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख रुपए देगा और जो स्टाफ उनके साथ गया था, स्टाफ जो उनके साथ काम करता है, उनको 1 लाख रुपए से पुरस्कृत करेगा, ऐसा कहना है हॉकी इंडिया का। ओके, देखिए हॉकी 5S वर्ल्ड कप ये दोनों कैटेगरी में होता है, यानी कि मेंस और वुमेन्स, ठीक है। और साथ में ही हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है और 4 साल के बाद जब ये आयोजित किया जाता है तो जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे हॉकी टीम का जो कंपटीशन होता है उसके लिए टीमें यहीं से सेलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में, FIH के बारे में। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका गठन किया गया था सन 1924 में 7 जनवरी को फ्रांस के पेरिस में। प्रेजेंट टाइम में इसका आपको मुख्यालय देखने को मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के लाजेन में, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हॉकी का टूर्नामेंट है उसको आयोजित कराने का काम करता है। और प्रेजेंट टाइम में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप टर्की, इनका नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष कौन है, दिलीप तिर्की। ओके, और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। देखो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये एक ऐसा संस्थान है जो टेलीविजन या मूवीज में जो लोग काम करते हैं उनके प्रशिक्षण का काम करता है। एक तरीके से एक्टिंग के लिए स्कूल है ये, ठीक है। तो इसके लिए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है R माधवन को। और R माधवन की जो एक मूवी आई, देखिए R माधवन की जो मूवी आई है उसका नाम क्या है, तो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। और इस मूवी ने अभी 69 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें इसने राष्ट्रीय फिल्म फीचर का अवार्ड लिया है, जिसकी वजह से R माधवन काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। और ये जो मूवी बनी है ये एक वैज्ञानिक थे, इसरो से रिलेट करते थे, जिनका नाम था S नामवीर नारायण, इनके ऊपर बेस्ड ये मूवी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही R माधवन को सेलेक्ट किया गया है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, जो पुणे में है। क्लियर, आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ये भारत का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसके तहत काम करता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1960 में कर दी गई थी महाराष्ट्र के पुणे में। स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो अभिनय में रुचि रखते हैं उनके लिए एक स्कूल का काम करता है ये। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर हैं भूपेंद्र कैंथोला। ओके, देखिए यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में, जिसको सार्वजनिक उद्यम विभाग है ना,
सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेज ने इसे नवरत्न का दर्जा दे दिया है। और कब दिया गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये दिया गया है 2 सितंबर को। नवरत्न कंपनी का मतलब ये ऐसी कंपनी बन गई है जो 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है और इसको गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। नवरत्न कंपनियों की एक खासियत होती है। देखो, जब किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। वो कौन कौन सी बातें हैं देख लेते हैं। तो शुद्ध लाभ क्या है उस कंपनी का, कुल उत्पादन लागत कितनी लगी है, प्रति शेयर आय क्या है और क्रॉस सेक्टर प्रदर्शन कैसा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो भारत सरकार का रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उसके तहत काम करता है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा और ये रसायन और उर्वरकों का निर्माण करती है, यानी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का निर्माण करने का इसका काम है। ओके, इसकी स्थापना 1978 में करी गई थी। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इसके प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो एस.सी. मुदगेरिकर। ओके, हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है, तो ये आंसर निकल कर आया है जॉर्जिया। अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया और दुनिया का पहला देश ये बन गया है जिसने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रख लेना। साथ में ही इन्होंने ये भी कहा, जॉर्जिया के द्वारा ये बात बोला गया कि जो हिंदू धर्म है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और 100 देशों के लगभग 1.2 बिलियन लोग आज भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। और हिंदू धर्म की जो प्राचीनता है यानी कि जो सबसे पुराना धर्म है वो हिंदू धर्म ही है। ठीक है, साथ साथ में जो हिंदू फोबिया है यानी कि हिंदू धर्म को लेकर जो जो खराब बातें हैं लोगों के दिमाग में, उसको निकालने के लिए भी इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। और इसके अलावा अमेरिका में हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हिंदू लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जो अमेरिकी हिंदू हैं उनके योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके धर्म को मान्यता देने के लिए हिंदू विरासत माह मनाने वाला पहला राज्य बन गया है जॉर्जिया। ओके, बाकी सारी डिटेलिंग है जिसको आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम के लिंक पर जाकर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े घरेलू स्तर पर किस स्थान पर निर्मित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पूर्ण क्षमता संचालन की घोषणा की गई है। यानी ये हमारे देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जहां पर 700 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और भारत का पहला देश बन गया है। और इसने अपनी कैपेसिटी का, अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल किया है और इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, 100% हो गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जून के महीने में इसकी जो कैपेसिटी थी वो 90% थी, लेकिन अब बढ़कर 100% हो गई है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है गुजरात का काकरापार। ठीक है, और इसकी घोषणा पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई थी 31 अगस्त को। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात। देखिए, हमारे देश में जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसका काम ही ये है कि वो परमाणु संयंत्र से रिलेटेड जो जो परमाणु संयंत्र हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं उनको सही तरीके से संचालित करे। तो अभी वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में 23 वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को संचालित करने का काम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और अगर मैं काकरापार के बारे में बात करूं तो काकरापार में 220 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्र लगे हुए हैं जिसके बारे में हमें पता। देखो, भविष्य में इस एम के साथ आगे बढ़ा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे परमाणु संयंत्र हैं जिनकी जो कैपेसिटी है बिजली को उत्पन्न करने के लिए उसको 100% कर दिया जाएगा। जैसे हरियाणा के गोरखपुर को, मध्य प्रदेश के चुटका को और साथ में राजस्थान का जो माही बांसवाड़ा है और कर्नाटका का कैगा। ओके, और रावत भाटा भी है जिसकी जो कैपेसिटी है बिजली उत्पन्न करने की उसको 100% तक करने की संभावना व्यक्त की गई है और इस पर काम किया जा रहा है। तो जल्द ही जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे ASI के बारे में। ASI का मतलब ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो पुरातात्विक विभाग है उसके द्वारा अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति पोर्टल का अनावरण कब किया जाएगा, क्वेश्चन है। तो ये अनावरण किया जाएगा 4 सितंबर को, यानी आज के दिन किया जाएगा। क्लियर।
अच्छा देखो, जैसा कि पुरातात्विक विभाग है तो पुरातत्व से रिलेटेड जो स्मारक है उनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, उनके संरक्षण के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में पूरे भारत में 3696 जो पुरातात्विक स्मारक हैं उनकी देखभाल ASI के द्वारा यानी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा किया जाता है। ओके, आइए जान लेते। देखिए, इसका मोटिव है कि जो पुरातात्विक विभाग है वो किस तरीके से हमारे जो पुरातत्व विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उसको किस तरीके से बचाए रख सकता है। देखिए, यहाँ पर एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक शब्द आ गया है एडॉप्ट, यानी कि यहाँ पर जो हेरिटेज साइट है उसको एडॉप्ट करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये जानकारी आप ले सकते हैं indianheritage.government.in से, यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई भी कॉरपोरेट क्षेत्र का व्यक्ति किसी भी सांस्कृतिक विरासत को गोद में लेना चाहता है, उसके लिए काम करना चाहता है, उसकी देखभाल करना चाहता है, तो इस साइट पर जाकर, इस साइट को विजिट करके उसके बारे में सारी जानकारी ले सकता है। देखो, जो अडॉप्ट अ हेरिटेज कार्यक्रम है उसको 2017 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें संशोधन करके इसको लेकर आया गया है। यहाँ पर अगर आप विजिट करने जाएंगे तो वो सभी साइट्स जिनको गोद लेने की संभावना व्यक्त करी गई है उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। यानी वो सारे स्मारक, सांस्कृतिक स्थल, जो हमारे प्राचीन धरोहर है उनकी पूरी प्रॉपर लिस्ट खुलकर आ जाएगी। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो भारतीय विरासत मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे। ये एक मोबाइल ऐप है जिसे लॉन्च किया जा रहा है और इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी स्मारक के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किस। अच्छा, साथ में ही इसमें एक विशेषता है कि इसमें राज्य के अकॉर्डिंग जो हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि हर एक राज्य के लिए अलग अलग पेज है और अलग अलग पेज में हर एक राज्य के जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट में फीडबैक भी है कि किस हेरिटेज साइट में क्या विशेषताएं हैं। ओके, देखो, ई अनुमति पोर्टल के माध्यम से आप जो सांस्कृतिक विरासत वाली जगह है, सांस्कृतिक धरोहर वाली जो जगहें हैं वहां पर फोटोग्राफी करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट आपके द्वारा चलाया जा रहा है तो इसके लिए ई अनुमति पोर्टल के माध्यम से आप अनुमति ले सकते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम, भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति पोर्टल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे रिवीजन के बारे में जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार हमने इसको 2 सितंबर को मनाया है, इस बात का ध्यान रखना। राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसको हर साल 3 सितंबर को हम मनाते हैं, जो वास्तुकार लुइस एच सुल्विन है उनके बर्थडे पर। हाल ही में किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा NCERT को ये दर्जा दिया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष देसाई को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो राजेश मल्होत्रा की जगह ली है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे जिनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है कोयम्बटूर में? तो इनका नाम है RK शनमुगम चेट्टी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक रचनात्मक कॉमिक बुक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो आयुष्मान भारत के तहत स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के तहत उसको ध्यान में रखते हुए लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इसमें किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने जीत हासिल करी है? और इन्होंने 2 चीनी मूल के व्यक्तियों को हराकर ये जीत हासिल करी है। इनका नाम है थर्मन शनमुगरत्नम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहां पर किया गया है? तो गुजरात के आनंद में किया गया है। साथ में हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो अमृता पटेल जी हैं वो डेयरी उत्पादन से संबंधित थी और इनको पद्म भूषण भी मिला था और इन्होंने दूध के उत्पादन के क्षेत्र में एक बिजनेस वुमेन के लिए हम इनको जानते हैं और साथ में ही गरीब महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी वेलफेयर का काम ये करती हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा 5 सितंबर को। तो इनकी संख्या है 75, याद रख लेना। भारत सरकार के न्याय विभाग के द्वारा जारी टेली लॉ 2.0 नामक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि सभी के लिए न्याय प्रदान करना, मुफ्त में न्याय प्रदान करना और सब दूर दराज वाले इलाके गांवों के लोगों को भी न्याय की व्यवस्था से जोड़ना। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा और सेशन में जो भी क्वेश्चन थे उसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके सपोर्ट और आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ में। टेलीग्राम के लिंक पर सारी चीजें उपलब्ध हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में जैसे भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।